हाँ जी, नमस्कार। पॉलिटी की सीरीज़ हमने जो शुरू की थी, पॉलिटी चल रहा था हमारा, और पॉलिटी में हमने भाग 2 तक देख लिया था। नागरिकता हो गया था, आर्टिकल 11 तक हो गया था। आज हम पॉलिटी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो है फंडामेंटल राइट। तो आज हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। ये कहाँ है संविधान में? जैसा कि आपको पता है बहुत सारे भाग हैं, 22/25 भाग, दोनों तरीके से। तो ये मूल अधिकार जो संविधान में है, ये है भाग 3 में, और आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक, 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में दिखा, ठीक है। आज हम ये समझेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्या है। वैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों के बारे में कोई अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है मौलिक अधिकारों को। ये समझ लीजिए, पुराने टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे। पुराने टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे और अपने मर्जी के मालिक थे। उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था और अपनी मर्जी के मालिक थे। जिसको चाहते थे मंत्री बना देते थे, जिसको चाहते थे सेनापति बना देते थे। जब चाहे जो टैक्स लगा दिए जनता पे, जब चाहे जो कर ले लिए, अपनी मर्जी के खुद मालिक होते थे। सभी काम अपने मन मर्जी से करते थे। मतलब राजा यही, मतलब चाहे किसी भी राजा के बारे में कितनी भी अच्छी बात की गई हो, लेकिन वो उन्हीं लोगों ने की है जो उनके दरबार में रहते थे। अब जैसे मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका, और उसमें कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? महान राजा थे। अरे तो मेगास्थनीज तो वहीं तो राजा था उसके दरबार में, तो उसके दरबार में रहते हुए उसकी बुराई कर सकता था? तो राजा महाराजा जनता को ज़्यादा परेशान करते थे। हाँ, कुछ काम कर देते होंगे वो जनता के लिए, वो अलग बात है। आज भी एक राजा है, आज भी पूरा क्या है, सिस्टम है। आज भी एक राजा है। हाँ, वो सही है कि राजा जनता चुनती है, चाहे राष्ट्रपति ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री ले लीजिए राजा के रूप में। हाँ, वो अलग बात है कि आज भी एक राजा है और राजा को जनता चुन के भेजती है, ये जनता चुनती है। लेकिन आज भी पूरा एक सिस्टम है। उस सिस्टम में क्या है, मैं तुमको, हालांकि मैं यहाँ से आर्टिकल 12 बताऊंगा, लेकिन वो सिस्टम क्या है अभी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। ये समझ लीजिए उसमें क्या है, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। विधायिका मतलब जो कानून बनाती है, कार्यपालिका मतलब जो इंप्लीमेंट करती है। संघ मतलब वो दिल्ली सरकार, मोदी साहब, ये समझ के चलिए। राज्यों की विधायिका, राज्यों की मतलब स्टेट, स्टेट मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, ये सारे, इन राज्यों की विधायिका, राज्यों की विधायिका, राज्यों की कार्यपालिका, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राज्यों की कार्यपालिका। जैसे केंद्र में एक, संघ में एक प्रधानमंत्री है, वैसे राज्य में एक मुख्यमंत्री है। केंद्र में मंत्री हैं, राज्यों में भी मंत्री है। वैसे राज्यों की अलग विधायिका, जैसे संघ की विधायिका संसद है, और राज्यों की विधायिका मतलब राज्य विधानमंडल है जो कानून बनाती है, ठीक है। संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्यों की विधायिका, राज्यों की कार्यपालिका, स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्थानीय प्रशासन मतलब ये, स्थानीय प्रशासन में आ जाएंगे ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतें और नगर निगम, नगर पंचायतें सब इसमें आ जाएंगे स्थानीय प्रशासन में। मतलब ग्राम लेवल पर एक प्रधान होता है, क्षेत्र लेवल पर क्षेत्र पंचायत सदस्य, या नगर निगम में एक मेयर होता है आपका। ये सारा सिस्टम इसमें आ जाएगा स्थानीय प्रशासन में, ठीक है। सभी सरकारी और अर्ध सरकारी निकाय, अर्ध सरकारी संस्थाएं,
संस्थाएं, जैसे LIC हो गया, जैसे LIC, ONGC, सेल, भेल, गेल, ये सब क्या है? अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं। कार्यपालिका मतलब मोदी साहब, उनके नीचे मंत्री, उनके नीचे सभी डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी सारे इसमें आ जाएंगे। क्या मैं DM साहब के बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ जी कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आएगा। क्या मैं एक पुलिस कमिश्नर के बारे में बात कर रहा हूँ? जी वो यहाँ पे आएगा। क्या मैं एक पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करूँगा? जी ये यहाँ पे आएगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ये दोनों के अंदर क्या आएंगे। और सभी सरकारी जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, अर्ध सरकारी हो चाहे गवर्नमेंट की, जैसे ONGC, LIC, सेल, भेल, गेल, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा ये किसके अंदर आएगा? यही कहलाएगा स्टेट, यही कहलाएगा राज्य। और यही राज्य की परिभाषा दे रखी है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में कहा गया है कि राज्य क्या होगा, राज्य के अंदर क्या कहेंगे? जब भी मैं राज्य की बात करूंगा अब, तो राज्य मतलब संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राज्यों की विधायिका, राज्यों की कार्यपालिका। विधायिका कार्यपालिका क्या है? फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें पूरा डिटेल में समझा रखा है। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, ग्राम पंचायतें, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायतें, नगर निगम, नगर पंचायतें, ये सब आ जाएंगे इसमें। सभी सरकारी, सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी संस्थाएं हैं, अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे LIC, ONGC, सेल, भेल, गेल, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ये पूरा जो ये सिस्टम है यही कहलाएगा राज्य, स्टेट। और यही परिभाषा दे रखी है हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में, राज्य की परिभाषा। क्या ये सब अगर मिल जाए तो हम पे मनमानी चला सकते हैं? आम जनता पे मनमानी चला सकते हैं? अगर ये सब लोग आपस में मिल जाए तो ये क्या आम जनता पे मनमानी चला सकते हैं? इसका आंसर भी हाँ है, बिल्कुल चला सकते हैं। कहाँ जाओगे अगर चलाएंगे तो? ये पूरा जो तंत्र है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो स्टेट है, राज्य है, ये अपनी मनमानी न चलाए, इसलिए हमको क्या मिले हुए हैं? कुछ फंडामेंटल राइट मिले। ध्यान से समझिए, ये पूरे लोग, ये पूरा सिस्टम हम पर अपनी मनमानी न चलाए, इसलिए हमको क्या मिले हैं? कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। यही मौलिक अधिकार हमको इनसे बताते हैं, राज्य से बताते हैं, स्टेट से बताते हैं। और यही राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दे रखी है। जहां जहां मैं राज्य यूज करूंगा ये सब समझ लेना, राज्य में, राज्य के अंदर कितनी आएगा। आर्टिकल 12 में राज्य क्या नहीं है? न्यायपालिका राज्य नहीं है। न्यायपालिका आर्टिकल 12 में राज्य न्यायपालिका नहीं है। स्टेट की जो स्टेट में जो आएंगे उसमें न्यायपालिका नहीं आएंगी। और एक आम जनता क्या नहीं है? राज्य नहीं है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या है? पूरे जो ये सिस्टम है पूरा एक राज्य है। राज्य कोई सीमा नहीं है, कोई मतलब दायरा नहीं है राज्य का कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। राज्य पूरा एक इंटायर सिस्टम है, पूरा तंत्र है ये। और यही राज्य हमको किससे बचाएगा? इस राज्य मौलिक अधिकार हमको राज्य से बचाएंगे। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक है। वैसे मूल रूप से 14 से 32 तक है मौलिक अधिकार, लेकिन 12-13 में क्या है इसको भी हम डिस्कस करके चलेंगे। 33, 34, 35 में क्या है इसको भी हम डिस्कस करके चलेंगे आगे। लेकिन मूल रूप से मौलिक अधिकार 14 से 32 तक है। ठीक है, ये देखिए जरा, फंडामेंटल राइट भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 में है। और हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान में लिया, अमेरिका के संविधान से लिया है। USA के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट कहा जाता है। कई बार पूछा गया कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अमेरिका के संविधान से जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं वहाँ पे अमेरिका के संविधान में इनको क्या कहा गया है? तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों को क्या कहा गया है? बिल ऑफ राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारी रक्षा राज्य से करेंगे। मौलिक अधिकार राज्य के अगेंस्ट है, राज्य निरंकुश न हो, राज्य अपनी मनमानी नहीं चलाए, इसलिए हमको क्या मिले हुए हैं? मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो मौलिक अधिकार हमको किससे बचाएंगे? राज्य से बचाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमारी रक्षा राज्य के साथ साथ व्यक्ति से भी करेंगे। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं हमको मिले हुए जो हमारी रक्षा राज्य से तो करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति या नागरिक हम किसी व्यक्ति और नागरिक से भी हमारी रक्षा करेंगे। जैसे आर्टिकल 15
आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये 4 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमारी रक्षा राज्य से तो करते करते, राज्य मतलब वही वाला पूरा सिस्टम, उस तंत्र से हमारी रक्षा करता ही करता है, लेकिन व्यक्ति और नागरिक से भी हमारी रक्षा करता है ये 4 आर्टिकल। ठीक है, अब सवाल है क्या मौलिक अधिकार भारत में रह रहे सभी को प्राप्त है? हाँ, सबको प्राप्त है, व्यक्तियों को भी और नागरिकों को भी। हाँ, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 15 हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 5 आर्टिकल, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, अगला पॉइंट समझिए जरा। मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, या राज्य या व्यक्ति या नागरिक अगर हमारे मौलिक अधिकार को कुछ छेड़ता है या मौलिक अधिकार को कुछ छीनने की कोशिश करता है, तो हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इनका संरक्षक या मौलिक अधिकारों को संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक याचिका सुप्रीम कोर्ट एक याचिका भेजेगा, वो हम आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे। इतना हो गया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। अब समझिए जरा, ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? सामान्य परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन कोई नहीं कर, सस्पेंड नहीं किए जा सकते हमारे मौलिक अधिकार सामान्य परिस्थिति में, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं या निलंबित हो जाते हैं। वो क्या है? जब हम आर्टिकल 352 पढ़ रहे होंगे, उसमें एक है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 3 टाइप से लगता है किसी देश में। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, पहले ये आंतरिक विद्रोह था, फिर ये बाद में चेंज किया, सशस्त्र विद्रोह हो गया। ये 3 कारण हैं जब देश में क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, जब युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा है देश में, सभी मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होंगे, जो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगे। सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे युद्ध के कारण अगर आपातकाल लगा है तो, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। बाह्य आक्रमण हुआ है और आपातकाल लगा है देश में, तब भी सारे समाप्त हो जाएंगे, केवल इनको छोड़ के आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान से समझना जरा, लेकिन ध्यान से सुनिए जरा, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा, बाकी सब निलंबित हो जाएंगे। ये दोनों भी निलंबित, ये तो खैर होते नहीं है, ये तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होंगे। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 19 भी निलंबित नहीं होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगी है तो कौन सा आर्टिकल निलंबित नहीं होता? आर्टिकल 19, बाकी सब निलंबित हो जाएंगे। आर्टिकल 20 और 21 तो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होंगे, इसको ध्यान से रखिए जरा। तो ये परिस्थिति है जब हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, बाकी कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जब क्या होगा? हमारे मौलिक अधिकारों पे हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जाएंगे या सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए जरा है मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है, क्या देखो, मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं पूजा पाठ या मैं देवी जागरण कर सकता हूँ। तो मेरा मन करा कि मैं देवी जागरण करूँ और मैं
मार्केट के चौराहे पे कर रहा हूँ, मैं मार्केट के चौराहे पे कर रहा हूँ, तो क्या इस पर इसको रोकेगी सरकार? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मुझे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट या संसद को एक अधिकार है जो क्या कर सकती है, युक्ति युक्त या तर्क संगत प्रतिबंध लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, तर्क संगत प्रतिबंध लगा सकती है। हमारे मौलिक अधिकार वहीं तक हैं जहां तक किसी दूसरे के मौलिक अधिकार शुरू नहीं हो जाते। हमारे अधिकार वहीं पे समाप्त हो जाते हैं जहां से दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है। अगर हम चौराहे पे करेंगे तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे उस चीज से। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये जो निर्बंधन सरकार ने हमको रोका है चौराहे पे, तो ये सही रोका है या गलत रोका है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन युक्त और तर्क संगत प्रतिबंध लगा सकती है हमारे फंडामेंटल राइट पे, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इतना समझ में आ गया। ये तो था आर्टिकल 12 में, और ये है फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखिए आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 13। अच्छा, ये एक बात और समझ लीजिए, एक मौलिक अधिकार होते हैं और एक कानूनी अधिकार होते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? कानूनी अधिकार हमसे सरकार छीन सकती है, मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। कानूनी अधिकार हमसे कोई व्यक्ति या नागरिक नहीं छीन सकता, सिर्फ सरकार छीन सकती है, जबकि मौलिक अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। यही बेसिक डिफरेंस है कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, स्टेट की परिभाषा में नहीं बताया कि राज्य के अंदर कौन कौन आएंगे। और आर्टिकल 13 में है, आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि संविधान 26 जनवरी 1950, मतलब संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले ऐसा कोई कानून है या ऐसा कोई विधि है जो हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़ती है या हमारे मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो विधि शून्य समझी जाएगी या समाप्त समझी जाएगी। पहले का कोई कानून है जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, छेड़ रहा है, तो वो कानून रद्द समझा जाएगा या शून्य समझा जाएगा। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज कहता है संविधान लागू होने से पहले का बहुत सारे जो कानून हैं, हम अब जैसे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संविधान लागू होने से पहले के हैं और लागू हैं देश में, तो ऐसा कोई कानून है अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट को छेड़ रहा है या हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो वो कानून शून्य समझा जाएगा या वो कानून रद्द समझा जाएगा। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज कहता है। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई कानून ऐसा बनता है, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो वो उस सीमा तक शून्य समझा जाएगा जिस सीमा तक वो हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़ता है या हनन करता है। मतलब अगर कोई कानून है और इस कानून में सपोज 6 पॉइंट है, 6 बिंदु इस कानून के हैं और 6 में से 4 बिंदु सही है, 4 बिंदु ऐसे हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छेड़ रही है, लास्ट के 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं या छेड़ रहे हैं उस पर, तो ये 2 रद्द समझे जाएंगे, सिर्फ ये 2। इसका मतलब संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई कानून बनाती है संसद या ऐसा कोई कानून बन जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़ रहा है, तो वो कानून उस सीमा तक 0 समझा जाएगा या उस सीमा तक समाप्त हो जाएगा जिस सीमा तक वो हमारे क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़ता है। सपोज 6 पॉइंट है, उसमें 4 सही है, सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़ रहे हैं, तो सिर्फ वही 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये तो था आर्टिकल 13 में, ठीक है जी। अब देखिए, अब जो मौलिक अधिकार हैं, हमको पहले मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको मिले थे, वर्तमान में 6 है। देखिए सर, पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध
अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम, ये क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार है ये, SC ST OBC जो भी है, ठीक है। छठा था संपत्ति का अधिकार, और सातवां था जो अब छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है जी। ये 7 प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार, 7 प्रकार के जो अधिकार थे ये हमको मिले हुए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ये संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार बन गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको मिला के 6 अधिकार है। समानता का अधिकार है हमारा आर्टिकल 14 से 18 में, हम इसको पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22, मतलब समानता की बात आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 तक की गई है। स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 13, 23 और 24, आर्टिकल 23 से 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29, 30। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जो समाप्त हो गया है। और संवैधानिक उपचारों का समाप्त मतलब इसको विधि का अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो मूल रूप से जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ये हमारे 14 से 32 तक हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थे हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। अब हम इनके बारे में डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।